ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार इस साल भारत की रैंकिंग पिछले साल से भी नीचे चली गई है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत इस साल 107वें पायदान पर है। भारत की स्थिति पाकिस्तान, नेपाल से भी बदतर है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 99वें स्थान पर है, नेपाल 81वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को भी इस लिस्ट में 64वां स्थान दिया गया है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि सूडान, रवांडा, इथोपिया जैसे देश भी लिस्ट में भारत से ऊपर हैं और 2020 में हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर था। 2021 में भारत 7 रैंक गिरकर 101 पर आ गया था और इस साल फिर भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट हुई है। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस लिस्ट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी वाले भाषण तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के देते हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में हम 107वें स्थान पर हैं। 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक हमसे बेहतर है। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी इसको लेकर ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि अमृतकाल का भौकाल वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में सूडान, रवांडा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने भी भारत को पछाड़कर बेहतर स्थान प्राप्त किया। 121 देशों की सूची में भारत 107वें स्थान पर है। शर्मनाक, ये भाजपाई बचा कुचा देश और संपत्ति भी अपने पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने इसको लेकर कहा कि ये एक गलत माप है और गंभीर सवालों से ग्रस्त है। ये रिपोर्ट न सिर्फ जमीनी हकीकत से अलग है बल्कि खाद्य सुरक्षा की सरकार की कोशिशों को जानबूझकर अनदेखा करती है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की यहां पर हत्या कर दी है और इससे नाराज कश्मीरी पंडितों ने आज जमकर प्रदर्शन भी किया। एक और कश्मीरी पंडित की चुनकर हत्या। पूरन कृष्ण भट्ट को शोपियां जिले में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। पुलिस का कहना है कि वो अपने बाग जा रहे थे जब आतंकी ने चौधरी गुंड गांव में उन पर गोलियां चलाईं। हमला करने वाला एक लौता आतंकी था। हमले की जिम्मेदारी अल बद्र संगठन के कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली है। सिक्योरिटी तो यहाँ पे थी। एक हमारा जो गार्ड लगा हुआ है, ये जो छोटा सा क्लस्टर है, वहाँ पे जो हमारा गार्ड लगा हुआ है, वो गार्ड यहाँ पे सर गार्ड भी है। आर्मी का कैंप भी 200 मीटर पे। उसके बाद भी ये चीज हो रही है। हाँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही वो स्कूटर से कहीं बाहर गए हुए थे और वो स्कूटर से लौटे थे। वो अकेले नहीं थे, वो 2 लोग थे। पिछले 2 महीने में ये कश्मीरी पंडित की हत्या का दूसरा मामला है। अगस्त में शोपियां में ही सुनील कुमार भट्ट को गोली मार दी थी और हमले में उनके भाई भी जख्मी हो गए थे। रिश्तेदारों का कहना है कि पूरन कृष्ण डर के मारे अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। हम यहाँ थे, बाग में थे, तो पीछे से पता चला कि किसी को गोली मारी गई। तो हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ देखा, यहाँ खून गिरा था, यहाँ खून गिरा था। और जब हम देखने लगे तो तब तक उसको अपना भतीजा ले गया था बाइक पे अस्पताल में। तो वहाँ से फिर वो एम्बुलेंस में शायद शोपियां ले गए। तो बेचारा घर से भी बाहर नहीं निकला इन दिनों, वो अंदर ही बैठता। तो डर लग रहा है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। यहाँ तो आता नहीं है, यहाँ बहुत डर लगता है। हमले के फौरन बाद जम्मू और अनंतनाग के नजदीक वैसू प्रवासी शिविर में कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। पंडित कर्मचारियों का कहना है कि अब वो घाटी में सुरक्षित नहीं है और मांग की कि उन्हें जम्मू में बसाया जाए। शोपिया से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नक्सली गतिविधियों में उम्र कैद की सजा काट रहे डीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर जीएन साईबाबा फिलहाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तकनीकी ग्राउंड पर साईबाबा और अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साई बाबा और 5 अन्य को शुक्रवार को ये कहकर सभी आरोपों से बरी कर दिया कि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत ट्रायल चलाने के लिए जरूरी सैंक्शन नहीं लिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की मांग की थी। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होने के बाद भी विशेष बेंच बैठी और जस्टिस एमआर शाह और बेला त्रिवेदी ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर इन्हें बरी किया है कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत देर से ली गई और उसमें गड़बड़ी है। केवल इस आधार पर किसी को बरी नहीं किया जा सकता है। साई बाबा सहित बाकी दोषियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को समर्थन देना, सुरक्षा बलों पर हमला, नक्सलियों से संबंध जैसे गंभीर तथ्य हैं। हाईकोर्ट ने फैसला केस के मेरिट के आधार पर नहीं किया। दोषियों ने ट्रायल के दौरान कोई आपत्ति नहीं की। जीएन साई बाबा के वकील आर बसंत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि तमाम गतिविधियों के पीछे मेरे मुवक्किल का दिमाग था, लेकिन उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर जस्टिस शाह ने कहा कि जहां तक आतंकवादी और माओवादी गतिविधियों का सवाल है, तो गतिविधियों के पीछे का दिमाग ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के उस निर्णय को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिसमें माओवादियों से संबंध रखने वाले, उनको मदद करने वाले प्रोफेसर साई बाबा को एक्विट किया गया था। मैंने कल भी इस बात पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना ये बहुत ही दुर्दैवी था। लेकिन इस बात का मुझे बहुत समाधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, आज उस हाईकोर्ट के निर्णय को सस्पेंड किया। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमें हम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मुकदमे की योग्यता के आधार पर नहीं बरी किया गया है, तकनीकी आधार पर छोड़ा गया है। कोर्ट ने जीएन साई बाबा की हाउस अरेस्ट की मांग भी ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट के फैसले की विस्तृत सुनवाई करेगा और ये तय करेगा कि किसी केस में अगर यूएपीए लगाने में देरी होती है या फिर यूएपीए लगाने में गड़बड़ी होती है तो क्या उसके बेस पर किसी को बरी किया जा सकता है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बुधवार को लापता हुए छात्र का शव यूनिवर्सिटी से कुछ दूर नाले में मिला है। यूनिवर्सिटी के ही 5 छात्रों पर हत्या का आरोप है। 21 साल का यशस्वी राज गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में परिजनों ने उन छात्रों पर आरोप लगाया है जिनके साथ यशस्वी का झगड़ा हुआ था। बीएससी एग्रीकल्चर का सेकेंड ईयर का छात्र यशस्वी, जो कि 12 तारीख को अपने दोस्तों के साथ निकला था, वो गुम हो गया था, जिस पर तत्काल परिजनों द्वारा जब सूचना दी गई उस पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस पार्टी द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी। आज उसका शव जो है नाले में मिला है। शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। हाथ में घड़ी, पर्स इत्यादि मौजूद है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें अन्य बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में खनन व्यापारी की मौत के मामले में फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और अगली सुबह खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी अपनी कार में घायल मिले थे। उन्हें गोली लगी थी और 13 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई थी। आज हमें न्याय में कुछ आस जगी है कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार
इनने जो है सरेंडर कर दिया है। मणिलाल पाटीदार मेरे भाई छोटे भाई इंद्रकांत त्रिपाठी को प्रताड़ित करते थे, 6 लाख रुपए की हर महीने मांग करते थे और जब उन्हें देने से मना किया तो उन्हें प्रताड़ना शुरू कर दिए और ज़बरदस्ती दबाव बना करके 6 लाख रुपया जून के महीने में, जून 2020 और जुलाई 2020 में इनने वसूल किया था। और इस वसूली में आपके जो है एसपी साहब संलिप्त थे और इन लोगों ने जो है जब उन्हें रुपया देने से मना किया तो इन्हें पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित कराया और लोकल जो इनके दलाल थे उनसे प्रताड़ित कराया और इसके बाद 8 सितंबर 2020 को इनने जो है अपने सभी सहयोगियों के साथ हत्या का षड्यंत्र रचते हुए और इनकी जो है गोली मारकर हत्या कराने का प्रयास किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। डेमोक्रेटिक कांग्रेस के कार्यक्रम में बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार है। दुनिया के मौजूदा हालात में बाइडेन का यह बयान बहुत अहम माना जा रहा है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जो बाइडेन के इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है। हमें इस बात पर गर्व है कि IAEA की जरूरतों के मुताबिक हमारी परमाणु संपत्ति के पास सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय हैं। हम इन सुरक्षा उपायों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, किसी को कोई शंका ना हो। उधर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। इस बैठक की शुरुआत कल से होगी और ये 22 अक्टूबर तक चलेगी। ये बैठक 1921 से हर 5 साल के अंतराल में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में होती आ रही है। इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही जिनपिंग के आजीवन इस पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ बीजिंग में असाधारण प्रदर्शन भी हुआ है। बीजिंग में एक फ्लाईओवर पर शी जिनपिंग के खिलाफ बैनर लगाया गया। इस बैनर पर लिखा गया था कि जिनपिंग गद्दार और तानाशाह है। साथ ही शी जिनपिंग को हटाने और जीरो कोरोना नीति को खत्म करने की मांग भी उठाई गई। शी जिनपिंग का विरोध सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। चीन के अधिकारी लगातार सोशल मीडिया से ऐसी पोस्ट हटाने में जुटे हैं।